नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गुप्त संवत के बारे में। और गुप्त संवत जो है भारत का स्वर्णकाल है, ये हमने अब तक जान लिया था, क्योंकि हमने कुछ शासक पढ़े थे जिन्होंने भारत में एक तरह से सांस्कृतिक उत्थान और जो पुराना खोया हुआ वैभव है उसे पुनः स्थापित किया था। एक बहुत बड़े डार्क पीरियड के बाद में गुप्तों का उदय होता है और लगभग पूरे भारत पर ये फैल जाते हैं। हमने जाना था समुद्रगुप्त ने, जिसने कभी वो युद्ध नहीं हारा, सो युद्धों का विजेता कहते हैं। हमने जाना था चंद्रगुप्त सेकंड, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, शकों का उन्मूलन करता है। शकों के बाद भारत में जो जाति आई वो आई हूण। ये हूण जो है ये दो शाखाओं में बटे, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। इस क्लास में हम देखेंगे कि पूर्वी शाखा के हूण किस तरह ऑक्सस घाटी के आसपास बस जाते हैं, और जो पश्चिमी शाखा के हूण है वो भारत पर लगातार हमले करते हैं। और ये जो हूण शासक है ये हमले करते हुए ईरान का जो साम्राज्य है, बहुत विशाल साम्राज्य था, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं। लेकिन जब हूण भारत में आक्रमण कर रहे थे, जिस समय उन्होंने आक्रमण किया उसमें भारत में एक बहुत मजबूत डायनेस्टी थी, गुप्त साम्राज्य। उस समय भारत में महान शासक कुमार गुप्त का शासन था, और बाद में उनका जो टक्कर होती है वो उनके पुत्र स्कंदगुप्त से होती है, जिसमें उनको नीचा देखना पड़ता है। और जब जो हूण पूरे एशिया में हम बात करें, पूरे एशिया में यूरोप पोलैंड तक फैल गए थे, उन्हें यहां से मुंह की खानी पड़ती है। और स्कंदगुप्त के शासन के समय वो सप्त सिंधु को भी पार नहीं करता। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम आज शुरू करते हैं कुमारगुप्त। इससे पहले हमने कुछ शासकों के बारे में पढ़ा था। शासक कौन से थे? सबसे पहले हमने देखा था श्रीगुप्त को। आपको कंठस्थ भी हो गया होगा, चीजें कंठस्थ हो जानी चाहिए अपने को। उसके बाद में हमने पढ़ा था घटोत्कच को, 319 ईस्वी। इसके बाद में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम को, 319 से 350 ईस्वी। उसके बाद हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त को, 350 से 375 ईस्वी। कुछ शासकों में यहाँ रामगुप्त का उल्लेख भी आया, लेकिन हमने रामगुप्त को नहीं लिया है। हमने कहा समुद्रगुप्त के बाद में सीधा शासक बना जो चंद्रगुप्त सेकंड बना। इसी को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उपाधि कौन सी धारण की गई? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक का कालखंड हमने देख लिया, यहाँ तक के शासकों को हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुमारगुप्त को। इसकी उपाधि, मुख्य जो उपाधि थी वो थी विक्रमादित्य। इनको मेनली कहते थे महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त का जो शासन काल है वो 415 ईस्वी से लगाकर हम 455 ईस्वी तक देखेंगे। और आज ही हम प्रयास करेंगे कि हम स्कंदगुप्त को भी अध्ययन करें, क्योंकि दोनों, कुमारगुप्त की ज्यादातर जो लड़ाई है शांतिप्रिय काल रहा, लेकिन जो युद्ध काल रहा वो स्कंदगुप्त ने ही उनके वृद्धावस्था के अंदर राज्यों को जीता था, 467 ईस्वी। इसके बाद में हमने शासक जो पतन चालू हो गया, तो गुरुगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंह बालादित्य, कुमारगुप्त सेकंड भी और थर्ड भी आएगा, विष्णुगुप्त, ऐसे बहुत सारे शासक जो बाद के अंदर आए और पतन हो गया इसका। तो ये जो वंश है ये 240 से लगाकर 550 ईस्वी तक हम मानते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ से आज हम देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त कौन थे? जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय जिसे महायान, अगर हम बात करें, का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। एक्सीलेंस, नॉलेज, है ना, नॉलेज के लिए भारत के अंदर उस समय विख्यात था। और जब भारत पे विदेशी आक्रमण होते हैं, जब बख्तियार खिलजी आता है, तो उन्हें भारत के सांस्कृतिक, इन्हें इतनी नॉलेज मिल कहाँ से रही है, तो उन्होंने भारत के जो नॉलेज के केंद्र थे उन पे आक्रमण किया। उनको नालंदा से कोई दुश्मनी थोड़ी थी, वहां तो पढ़ाई होती थी। 2000 शिक्षक
जैसा येनसांग ने वर्णन किया, 300 कमरे, हॉस्टल, उसमें पढ़ाई कराते थे, नॉलेज की बातें करते थे, ज्ञान का केंद्र था। लेकिन उनको भारत के सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान की जड़ों पर प्रहार करना था, तो इसलिए इसने उन नालंदा को ध्वस्त किया। आइए देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, इसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। महेंद्रादित्य इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त सेकंड के लिए पढ़ा था विक्रमादित्य। तो इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त सेकंड, माता का नाम ध्रुव देवी, पत्नी अनंत देवी और भाई गोविंद गुप्त। कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि इनके भाई जो थे गोविंद गुप्त, उनके साथ में इनके बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष भी हुआ, लेकिन ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। तो उत्तराधिकार संघर्ष किसके साथ लड़ा गया? तो गोविंद गुप्त के साथ लड़ा गया, इनके भाई थे। तो हम बात करें कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त, तो इनके भाई के साथ संघर्ष करके इन्होंने बाद में शासन प्राप्त किया, लेकिन ज्यादा उल्लेख नहीं मिलने से हम ज्यादा इस पे नहीं करेंगे चर्चा। उपाधियां महेंद्रादित्य महत्वपूर्ण है, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र और परम भागवत। ये जो परम भागवत की जो उपाधि है, ये परम भागवत की जो उपाधि है, ये मिलती है इनके यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ हम पढ़ेंगे आगे, गढ़वा एक लेख है, लेख है गढ़वा लेख है, उसमें इसे परम भट्टारक, परम भागवत कहा गया है। गुप्त शासकों के अंदर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। दोस्तों, अभिलेखों का प्राप्त हो जाना, हालांकि हमारा जो इतिहास का पैमाना है वो यही है। हमें अगर स्कंदगुप्त सेकंड का अभिलेख, अंतिम अभिलेख अगर 467 ईस्वी का प्राप्त होता है, तो इतिहासकार यही मानते हैं कि 467 ईस्वी तक रहा होगा, उसने 12 साल राज किया होगा। तो जो अंतिम अभिलेख है वही उसका प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ गुप्त शासकों में अगर बात करें सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं, तो कुमारगुप्त मिले। कितने मिले हैं? 18 अभिलेख मिले और 14 प्रकार के सिक्के मिले हैं, 14 प्रकार के सिक्के। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मंदसौर अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इसी मंदसौर अभिलेख को जो ज्यादा प्रचलित नाम है, जो कंपटीशन में प्रचलित नाम है, वो है दशपुर नाम से, दशपुर नाम से जाना जाता है, दशपुर का लेख। और ये दशपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पहला अभिलेख मंदसौर का अभिलेख है, जिसे दशपुर के नाम से जाना जाता है, और कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इस पर गुप्त संवत में तिथि नहीं, ज्यादातर जो लेख मिले हैं उनमें जो तिथियां हैं वो गुप्त संवत की है, लेकिन इन्होंने जो तिथि डाली है इसमें दशपुर में, वो गुप्त संवत की तिथि ना होकर विक्रमी संवत की तिथि। और विक्रमी संवत की जो तिथि है वो है 529 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। अब इतिहासकारों के अनुसार यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि ये विक्रमी संवत जो है ये 473 ईस्वी में बैठता है, 473 ईस्वी बढ़ता है। और 473 ईस्वी में जिसका शासन था वो था कुमारगुप्त सेकंड। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट नहीं होकर कुमारगुप्त सेकंड के समय में ये लिखा गया होगा, लेकिन इसमें कुमारगुप्त प्रथम का भी उल्लेख आता है। तो वापस रिपीट करें, मंदसौर अभिलेख जिसे दशपुर अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ये ऐसा अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत तिथि नहीं होकर विक्रमी संवत का उल्लेख है 473 ईस्वी। और अगर हम बात करें विक्रमी संवत तो 529 विक्रमी संवत का इस पर उल्लेख है। अब इसमें है क्या? इसमें एक मंत्री है जो जिसका नाम है वत्स भट्टी, वत्स भट्टी या भट्ट कह ले, भट्ट उस समय में ब्राह्मणों की एक उपाधि होती थी, वत्स भट्टी। उसका उल्लेख है कि उसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो वत्स भट्टी ने ये लेख लिखवाया और सूर्य मंदिर के निर्माण का यहाँ पर उल्लेख है। तो वत्स भट्टी निर्माण कराया और सूर्य मंदिर के निर्माण का इसमें उल्लेख है। यही साथ साथ एक कुमारगुप्त का राज्यपाल है जिसका नाम है बंधु वर्मा। कुमारगुप्त का जो मालवा का राज्यपाल है, कुमारगुप्त का मालवा का राज्यपाल है, इसका क्या नाम है? बंधु वर्मा। उस बंधु वर्मा का भी इसमें उल्लेख है। बताओ जो कि दशपुर अभिलेख क्यों फेमस है? दशपुर अभिलेख इसका कुमारगुप्त का
लेकिन तिथियों के हिसाब से देखें तो कुमारगुप्त सेकंड का होता है, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के एक राज्यपाल है जिसका नाम है बंधु वर्मा, उसका उल्लेख आता है। इसकी रचना लेख की वत्सभट्टी ने कराई, एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, और मालवा का जो राज्यपाल है इसका नाम है बंधु वर्मा, उसका उल्लेख है। इसमें जो स्थिति है गुप्त साम्राज्य की, उसमें दो पर्वतों का उल्लेख है, सुमेरु और कैलाश पर्वत। सुमेरु और कैलाश पर्वत का भी इसमें उल्लेख आता है। ये हमने सारी बात किसकी की, मंदसौर अभिलेख की। सारी बात किसकी की, मंदसौर अभिलेख, जिसे दशपुर लेख के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करेंगे अगला अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ है कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो गुप्त संवत है 96, मैं सारा जो लिख रहा हूँ गुप्त संवत लिख रहा हूँ, ये 96 गुप्त संवत है। बिलसड़ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, 96 ईस्वी का है। इसमें कुमारगुप्त तक की वंशावली है, कुमारगुप्त फर्स्ट की क्या है, वंशावली है इसमें, कुमारगुप्त फर्स्ट की वंशावली। आगे बात करें, इसके अंदर एक ब्राह्मण का वर्णन है जिसका नाम है ध्रुव शर्मा। क्या नाम है, ध्रुव शर्मा। वापस देख लें तो हम नए पेज ले लेते हैं। बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख कौन सी ईस्वी का, 96 गुप्त संवत का, गुप्त लिख देते हैं। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। बिलसड़ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ क्या क्या मेन बात है, तो कुमारगुप्त की, कुमारगुप्त प्रथम तक की वंशावली मिली है। एक ब्राह्मण ध्रुव शर्मा का उल्लेख मिलता है, जिसने महासेन, जिसे हम कहते हैं कार्तिकेय का मंदिर, कार्तिकेय मंदिर का निर्माण कराया। ये सारा हमें जानकारी कहां से मिलती है, ये बिलसड़ अभिलेख से मिलती है कि एक ध्रुव शर्मा नाम का ब्राह्मण था जिसने कार्तिकेय मंदिर का निर्माण कराया। एक अभिलेख अपन पढ़ेंगे गढ़वा का, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहां से हमें दो अभिलेख मिले हैं, दो लेख प्राप्त हुए हैं। वही याद करने के लिए मैं इसमें दो जोड़ देता हूं, ये 96 का है तो 96 + 2 यानी ये 96 गुप्त संवत का है, 96 गुप्त संवत का है। फिर बिलसड़ हो गया अपना, उसके बाद गढ़वा हो गया। एक जगह है करमदंडा, उत्तर प्रदेश में, ये भाई करमदंडा, करमदंडा। ये फैजाबाद, जिसका अयोध्या अपन बात करते हैं नाम हो गया फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ, उत्तर प्रदेश में से प्राप्त हुआ है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है करमदंडा लेख। और ये गुप्त संवत जो है हम बात करें 117 है, गुप्त संवत 117 है। इसमें एक कुमार मात्य है जिसका नाम है पृथ्वी सेन, उसने एक शिव प्रतिमा का निर्माण कराया और उसके नीचे लेख उत्कीर्ण कराया। क्या नाम है, एक कुमार मात्य पृथ्वी सेन का उल्लेख है। इन कुमार मात्य ने क्या किया, शिव प्रतिमा का निर्माण कराया और उसके नीचे लेख उत्कीर्ण किया। करमदंडा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। करमदंडा के बाद में अगर बात करें, मान कुंवर, ये भी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, मान कुंवर का लेख। ज्यादा तो आप इनके राज्य याद कर लेंगे तो भी काम संभवतः हो जाएगा। मुझे नहीं लगता गुप्त संवत की तिथियों तक आपको बहुत ज्यादा जाना चाहिए,
लेकिन फिर भी इतिहास में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लेकिन महत्वपूर्ण बातें मैंने छांटी है, तो महत्वपूर्ण ही बात करूंगी तो मानकुंवर लेक में अनावश्यक चीजें भी बहुत सारी है, लेकिन अपने को मानकुंवर लेक कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मानकुंवर कौन से, कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश से। ये 129 गुप्त संवत का लेख है। और इसके अंदर एक विद्वान है बुद्ध मित्र, उसने बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया। लेख में है कि बुद्ध मित्र ने बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया। कौन से लेख की बात है? मानकुंवर लेख की बात है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक सांची का लेख भी है। सांची का लेख है, इसको हम पिछली क्लास में भी कुछ सांची के बारे में जानकारी ले चुके हैं कि हरिस्वामिन है, उसने आर्य संघों को जमीन भूमि दान में दी थी। ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक तुमेन का लेख है। तुमेन का लेख इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य के समान बताया। तुमेन के लेख के अंदर, तुमेन के लेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य के समान बताया है। कौन सा लेख? तुमेन का लेख। तुमेन भी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तुमेन का लेख, इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य के समान बताया। शरदकालीन तुमेन कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तुमेन कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये जो लेख है ये 116 गुप्त संवत का है। जो तिथि है वो 116 गुप्त संवत है। मैंने कहा था ज्यादातर इन्होंने गुप्त संवत का ही लेख किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण है भीतरी गांव का लेख। भीतरी गांव के लेख के अंदर वैसे तो जो विजय है वो पुष्यमित्र और हूण विजय है। और इस पुष्यमित्र और हूण विजय को किया किसने? कुमार गुप्त ने। किसको भेजा था? स्कंद गुप्त को, जो बाद में राजा बना। और एक शब्द भी काम में लिया, स्रोतेषु गंगेशु, यानी ये जो लड़ाइयां हैं कौन सी? हुणों के विरुद्ध, ये कहाँ? गंगा नदी के आसपास लड़ी हुई होंगी। ये भीतरी गांव का लेख कहता है। भीतरी गांव भी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसमें हूण और पुष्यमित्र के आक्रमण का वर्णन है। तो ये कुछ अभिलेख थे जो हमने देखे। बंगाल में 3 स्थानों से इसके ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं। और ये बंगाल हम कहते हैं, लेकिन ये तीनों जो स्थान ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं ये बांग्लादेश के अंदर है आज की डेट में। बांग्लादेश में धंधे है, दामोदरपुर और वेग्राम। तो जो धंधे है वहां से एक वराह स्वामी ब्राह्मण है, धंधे है, बांग्लादेशी ही करना है बंगाल। वराह स्वामी ब्राह्मण को भूमि दान दी है, भूमि दान की जानकारी। और कुमार गुप्त के जो हम बात करें उपाधियां हैं, इसमें परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परम देवता। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परम देवता, इसका उल्लेख धंधेल अभिलेख में हमारे को मिलता है। एक वराह स्वामी ब्राह्मण है, उसको भूमि के दान का वर्णन भी मिलता है। दामोदरपुर जो लेख है, दामोदरपुर जो इसका पुराना उस समय नाम था वो था पुंड्रवर्धन। क्या नाम था? पुंड्रवर्धन। और यहाँ पर एक चिरादत्त नामक जो इसका राज्यपाल है, शासक है, उसका वर्णन है। कुछ इतिहासकारों ने उसको वहां का शासक बताया है, कुछ ने उसका गवर्नर बताया है। तो कुल मिला के दामोदरपुत्र ताम्रपत्र में चिरादत्त का उल्लेख है और उस सूबे की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है।
या गुप्तों की शासन व्यवस्था की जानकारी किस ताम्रपत्र से होती है? तो दामोदरपुर से। इसी तरह वेग्राम का जो ताम्रपत्र है वो कहता है कि यहाँ गोविंद स्वामी मंदिर के लिए भूमि दान की गई। गोविंद स्वामी मंदिर के लिए भूमि दान की गई। तो ये 3 ताम्रपत्र हैं जो कहां से मिले हैं आज की डेट में। ये स्थान कहां पर है? बांग्लादेश, या हम कह सकते हैं बंगाल में भी गुप्तों का शासन था या आधिपत्य था। ये हमें इन ताम्रपत्रों से संदेह है, दामोदरपुर और वेग्राम से पता लगता है। अगर बात करें कुमार गुप्त के समय का, स्वर्ण रजत ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती है। इस समय में मयूर की आकृति आ गई थी और मयूर जो है वो युद्ध का देवता के रूप में प्रचलन था। अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी इसने चलाए। इसका मतलब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ऐसा कहते हैं कि जब पुष्यमित्र और शूणों को पराजित किया इसने स्कंदगुप्त ने, तो उसके वापस आते समय सम्मान के अंदर अश्वमेध यज्ञ कराया। मैं एक शॉर्ट स्टोरी भी डालूंगा, उसको देखना, उसके अंदर आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी। अश्वारोही प्रकार के सिक्के, व्याघ्र निहंता सिक्के, धनुर्धारी सिक्के, गजारोही और कार्तिकेय सिक्के मिलते हैं। यहाँ अगर हम बात करें कि जो खड़ग निहंता सिक्के हैं, और सिक्के एक सिक्के हैं खड़ग निहंता सिक्के, वो जो खड़ग निहंता सिक्के हैं उस आधार पे एक सिक्के हैं यहाँ जो खड़ग निहंता सिक्के, उसमें कुमार गुप्त को जो है गेंडे को मारते हुए दिखाया गया है। खड़ग निहंता सिक्के में गेंडे को मारते हुए दिखाया गया है। और एक इतिहासकार है, इनका नाम है राधा मुकुंद। राधा मुकुंद कहते हैं कि गेंडे कहाँ होते हैं? असम में। तो ये असम विजय को बताता है, असम विजय को बताता है। खड़ग निहंता सिक्के किसके हैं? तो कुमार गुप्त के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे ज्यादा बार परीक्षा में इस टॉपिक से पूछा गया सवाल है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के समय हुई। इसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड या महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। बच्चों यहां से सबसे ज्यादा गुप्त से आरपीसी ने सवाल पूछे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा की बात करें तो आज की डेट में अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो नालंदा कहाँ है? तो बिहार में है। स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम ने, कुमार गुप्त प्रथम ने। वेनसांग ने यहाँ जो है, पाइयान ने और वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की। वेनसांग और इत्सिंग ने यहाँ की यात्रा की। यात्रा में वर्णन मिलता है। वेनसांग कहता है कि एक शक्रादित्य ने का निर्माण कराया। ये जो शक्रादित्य है, ये जो नाम है, ये किससे मिलता जुलता है? महेंद्रादित्य से। इसीलिए जो इतिहासकार वो इसको कुमार गुप्त को इसका संस्थापक मानते हैं। अगर हम बात करें आज की डेट में, इसके जो अवशेष है वो पटना के पास उम्रहार गांव से प्राप्त हुए हैं। उम्रहार से प्राप्त हुए हैं। ये महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहां लगभग 300 कमरों का छात्रावास, जो हेनसांग ने वर्णन किया था, छात्रावास था। यहां लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। यानी रेशो देखो 5:1 का। 2,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक और 10,000 विद्यार्थी थे। बहुत ही शानदार। यहाँ कुछ विद्वानों में शीलभद्र, जिस समय वो आया उस समय शीलभद्र वहां का प्रमुख आचार्य था। एक था गुणपाल, एक गुणपति, एक था चक्रपाल, धर्मपाल, चक्रपाल,
गुणपति जैसे आचार्य यहाँ थे। एक और प्रश्न आया के बारे में कि यहाँ का जो पुस्तकालय था उसका नाम था धर्मगंज। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुस्तकालय का नाम बताइए, बहुत बार का, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आज का। पुस्तकालय का नाम धर्मगंज। और यहाँ पर इस धर्मगंज की 3 मंजिलें थी, रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। ये इस पुस्तकालय की क्या, किसके नाम है? मंजिलों के नाम है। यहाँ 3 मंजिला इमारत थी। ये लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। इस पुस्तकालय को, इस नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्तों ने स्थापित किया। बाद में हर्षवर्धन या वर्धन शासकों और पाल शासकों ने भी इसके संचालन में सहयोग मिलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है अगर हम बात करें। अब जब नालंदा विश्वविद्यालय भारत के अंदर आक्रमण होता है विदेशियों का, मुस्लिम आक्रांताओं का, भारत में गुलाम वंश जब आते हैं तो वो जो गुलाम होते हैं उनको जो कह दिया जाता है, उनको कोई मतलब नहीं है सामने अच्छा है बुरा है, कोई मानवता नहीं, उन्हें वो गुलाम है, उन्हें अपने दिमाग, अपना मस्तिष्क लगाने की भी आवश्यकता नहीं। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बख्तियार खिलजी को लगा के किला है, और जहां तक अधिकांश इतिहासकारों का मानना है वो ये कहते हैं कि किला लगना नहीं, वहां तो बच्चे थे, वहां तो हॉस्टल था। यानी उसने जानबूझ के भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने के लिए, भारतीय ज्ञान को खत्म करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा जो है उसको ध्वस्त कर दिया। बहुत जगह पड़ा है, कई दिनों तक वहां से धुआं उठता रहा, इतनी किताबें जलाई गई, कई दिनों तक वहां से धुआं उठता रहा। तो इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को हम अगर बात करें एक किला समझकर बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। किसने ध्वस्त कर दिया? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वेनसांग के अनुसार नालंदा का जो संस्थापक है वो शक्रादित्य था, और इसी को हम किसके समान मानते हैं? महेंद्रादित्य के समान मानते हैं। पुष्यमित्र का आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ, जिन्हें कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पराजित किया, जिसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। पुष्यमित्रों और हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, और जब वे वापस लौटा तो अश्वमेध यज्ञ किया गया और अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए गए। ये हमने बात कर ली है। अभिलेखों में कुछ प्रांतीय पदाधिकारों के नाम मिलते हैं। सबसे पहला नाम जो है चिरादत्त का, चिरादत्त का नाम मिलता है दामोदरपुर ताम्रपत्र में, पढ़ चुके हैं अपन। चिरादत्त। एक नाम है घटोत्कच गुप्त, ये एरण के अंदर एक तुमेन का लेख है। तुमेन पढ़ लिया हमने। तुमेन कहाँ पर है? एमपी में है। कौन से प्रदेश में? एरण प्रदेश का गवर्नर था ये, एरण प्रदेश का गवर्नर था, पढ़ चुके हैं अपन। बंधु वर्मा, ये भी पढ़ चुके हैं। मंदसौर दसपुर अभिलेख में इसका नाम मिलता है। दशपुर लेख में, ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल छांटे हैं मैंने बाद में। दशपुर लेख में नाम मिलता है, और ये मालवा के राज्यपाल के रूप में या मालवा के गवर्नर के रूप में इसका नाम मिलता है। बंधु वर्मा। एक पृथ्वी सेन, ये पृथ्वी है, इसका पृथ्वी सेन का नाम मिलता है करमदंडा लेख में। करमदंडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये क्या था इनका? कुमार मात्य था। तो 4 महत्वपूर्ण लोगों के नाम हमें लेखों से जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन? चिरादत्त जो दामोदरपुत्र ताम्रपत्र के अंदर नाम मिलता है, घटोत्कच गुप्त तुमेन लेख में, बंधु वर्मा का नाम दशपुर लेख में मिलता है, पृथ्वी सेन का नाम करमदंडा लेख में मिलता है। 4 मुख्य नाम। बाकी लेखों में आपको याद हो, संवत याद हो नहीं हो, इन चारों को जरूर ध्यान में रखना है। चिरादत्त को ध्यान में रखना है, घटोत्कच गुप्त को ध्यान में रखना है। घटोत्कच गुप्त एक संस्थापक है, वो नहीं है, ये राज्यपाल है, एरण प्रदेश का राज्यपाल है। एरण मध्य प्रदेश के अंदर है। एरण का अभिलेख आगे हम देखेंगे। एक बंधु वर्मा का नाम मिलता है मंदसौर में, और एक पृथ्वी सेन का नाम मिलता है। अगर हम बात करें कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त की वृद्धावस्था के समय में भारत पर जब आक्रमण हुए, जो शुरुआत में वृत्तांत मैंने सुनाया कि जब हुण भारत के किनारे पर पहुंच गए, तो कुमारगुप्त चूंकि जानता था कि हुणों ने पूरे
यूरोप से लगाकर पूरे एशिया में अपना तहलका मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। अगर ये भारत में दाखिल हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को उस समय में भेजा था और स्कंदगुप्त ने बार बार हुणों को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया। ये जानकारी हमें भीतरी गांव लेख से मिलती है और कई लेखों से ये जानकारी प्राप्त होती है। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल हम 455 से 467 ईस्वी तक मानते हैं। इसके बाद में गुप्त जो है वो ये सबसे अगर कहते हैं अंतिम महान शासक था, क्योंकि इसके बाद में गुप्तों का जो है पतन होना शुरू हो गया। इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई, अयोध्या फैजाबाद जिसका नाम अयोध्या कर दिया है। चीन के सांग सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा। ये लगभग बात है 466 ईस्वी के अंदर ने अपना राजदूत जो है वो चीन के दरबार में भेजा कि हुणों से दिक्कत आपको भी है और हुणों से दिक्कत मेरे को भी है। तो इनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर हम एक दूसरे को देवें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और दोनों ने संबंध स्थापित किए ताकि हुणों से लड़ाई आसान की जा सके। आगे बात करें, चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा 466 ईस्वी में। इसकी उपाधि क्रमादित्य विक्रमादित्य शक्रोपम। ये शक्रोपम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शक्रोपम उपाधि बार बार प्रश्न आ चुका है, याद रखें। शक्रोपम उपाधि किसकी थी? स्कंदगुप्त की। महेंद्रादित्य किसकी थी? कुमारगुप्त की। विक्रमादित्य सबसे प्रचलित उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। प्रमुख अभिलेख जूनागढ़ लेख है। जूनागढ़ लेख के अंदर सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है, गुजरात के अंदर है। गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत, जूनागढ़, गुजरात। यहां पर एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। शुरुआत में अगर बात करें सबसे पहले जो नाम आता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का आता है। चंद्रगुप्त मौर्य। इस झील का जो निर्माता है, बार बार इसके नाम आएंगे, तो झील का निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका जो गवर्नर है जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त गवर्नर। पुष्यगुप्त गवर्नर ने इसका निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुष्यगुप्त है गवर्नर, उसने निर्माण करवाया। अब बाकी जो सब आएंगे वो पुनर्निर्माण आएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। कई बार प्रश्न करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुष्यगुप्त आता है, कहीं तुषास्क आता है, कहीं सुविशाक आता है, कहीं सुविशाक आता है, कहीं अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें को ये ध्यान में रखना है कि निर्माता एक ही है। निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम क्रम से बात करें कि चंद्रगुप्त के बाद में अशोक आता है और अशोक इसका पुनर्निर्माण कराता है। अशोक भी मौर्य वंश से संबंधित है और अशोक अपने गवर्नर तुषास्क से निर्माण करवाता है। ये भी गवर्नर में बार बार लिखूंगा नहीं। और यहां जो है वो है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण। अब अशोक के बाद में वापस जो सुदर्शन झील है वो कमजोर पड़ जाती है, टूटने लगती है। अब रुद्रसेन, ठीक है ना, रुद्रदामन अपने गवर्नर जिसका नाम था सुविशाक। ये भी क्या है? पुनर्निर्माण है। पुनर्निर्माण है। अब क्योंकि गुप्तों के समय के अंदर स्कंदगुप्त अब आता है। ये इंपॉर्टेंट है अपना टॉपिक के हिसाब से। स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था उसका नाम था पर्णदत्त। क्या नाम था? पर्णदत्त। उस पर्णदत्त से इसने सुदर्शन झील का निर्माण करने के लिए कहा। लेकिन यहां एक और चीज आती है, एक नाम मिलता है चक्रपालित। पर्णदत्त तो गुजरात का गवर्नर था और इसका पुत्र जिसका नाम था चक्रपालित, इसका पद था उस समय गिरनार का गोप्ता। इसकी देखरेख में ये क्या करवाता है? पुनर्निर्माण कराता है। बहुत सारे नाम आ गए भाई सुदर्शन झील के। और यहां एक विष्णु मंदिर भी बनवाता है। विष्णु मंदिर का निर्माण कराता है। देखो वापस कौन सी झील? सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण कराता है किससे? तो पुष्यगुप्त से। अशोक जो है वो तुषास्क से जो गवर्नर था पुनर्निर्माण कराता है।
रुद्रदामन जो सुविशाख से पुनर्निर्माण कराता है। स्कंदगुप्त जो है वो पर्णदत्त को कहता है, पर्णदत्त अपने पुत्र चक्रपालित की देखरेख में इसका पुनर्निर्माण कराता है। दोनों ऑप्शन मिले तो चक्रपालित उत्तर करना बिल्कुल क्लियरली, और चक्रपालित ना मिले तो हमें पर्णदत्त करना है, बिल्कुल आपको क्लियर रहना है। ये गुप्ता था, ये गवर्नर था, इसकी देखरेख में निर्माण हुआ, वहां विष्णु मंदिर का निर्माण भी किया जाता है। आगे देखते हैं भीतरी अभिलेख, इसमें हुन आक्रमण का उल्लेख है। हुन आक्रमण के बारे में अपने बात की, एक बर्बर जाति थी, उन्होंने 2 बार आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में। कुछ इतिहासकारों के खुशनेवाज नाम का खुशनेवाज हुन ने आक्रमण किया, पराजित हुए। बाद के अंदर दूसरी बार में एक खिंखिल को भेजा गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं खिंखिल के साथ लड़ाई के अंदर स्कंदगुप्त जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन खिंखिल को मैदान छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर भीतरी अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में ये हुण आक्रमण का उल्लेख करता है, पुष्य मित्रों के आक्रमण का भी उल्लेख करता है। एक अभिलेख है कहोम स्तंभ लेख, जिसमें भद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाने का उल्लेख भी किया गया है। सूपिया लेख है जिसमें गुप्त वंशावली मिलती है। गढ़वा लेख है जिसमें स्कंदगुप्त के शासन का ये अंतिम अभिलेख है और 467 ईस्वी में बैठती है, इसलिए का जो शासन काल है वो 455 से 467 ही माना जाता है। भीतरी स्तंभ लेख के अंदर अगर हम बात करें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त, कुमारगुप्त कौन सा, फर्स्ट, इनकी माताओं के नाम भी मिलते हैं, माताओं के नाम भी मिलते हैं। और हुण आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पहले कहते हैं खुशनवाज था और खिंखिल ने आक्रमण किया बाद में स्कंदगुप्त पे, और स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित किया। एक कहोम का लेख है जिसमें भद्र नामक व्यक्ति है 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई। इसी कहोम लेख के अंदर शक्रोपम उपाधि का उल्लेख, कौन सी उपाधि, शक्रोपम उपाधि का उल्लेख कौन से अभिलेख में है, कहोम स्तंभ लेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये शक्रोपम उपाधि का उल्लेख है। सूपिया लेख में गुप्त वंशावली मिलती है, गढ़वा लेख में अंतिम अभिलेख हमें मिलता है। अगला अगर बात करें गुप्तों के अंदर जब हुणों का आक्रमण होता है तो एक चंद्रगोमिन है, वो चंद्रगोमिन कहता है, चंद्रगोमिन का ग्रंथ हमने पढ़ा था जिसने गुप्तों को जाट या जट कहा था, जट। और ये व्याकरण ग्रंथ में कहता है जटों ने म्लेच्छों को पराजित किया, जटों ने म्लेच्छों को पराजित किया। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है कथा सरित सागर, ये सोमदेव ने लिखा। कथा सरित सागर कौन सा ग्रंथ है, कथा, इसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं पहली क्लास में। कथा सरित सागर सोमदेव, और ये कहता है उज्जैन के राजा जो हैं, उज्जैन का राजा महेंद्र का पुत्र या महेंद्र, अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के सिक्कों की, तो स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं उनमें स्वर्ण सिक्कों का भार जो है वो सर्वाधिक जो है गुप्त काल में वो स्कंदगुप्त के समय था। जो सिक्के 118 से लगभग 123 ग्रेन के हुआ करते थे, उनका जो भार है वो लगभग 144 से 146 ग्रेन तक हो गया। और इसने नंदी बेल प्रकार की सिक्के जो हैं उसमें स्वर्ण सिक्के जो हैं वो सर्वाधिक भार वाले, सर्वाधिक भार वाले स्कंदगुप्त के समय के हैं। सिक्कों का जो भार है वो जो लगभग 118 ग्रेन से लगभग 123 ग्रेन तक का भार था, 118 से 123 ग्रेन भार था, वो 144 से 146 ग्रेन तक हो गया। स्कंदगुप्त के समय में एक नंदी या बेल प्रकार के सिक्के चलाए गए। नंदी या बेल प्रकार के सिक्के चलाए गए। अगर हम बात करें वो शुरुआत में हम कर चुके हैं कि सर्वाधिक शिलालेख, सर्वाधिक
शिलालेख जो है वो कुमारगुप्त के मिले हैं। और अगर हम बात करें कि इसका जो अंतिम शिलालेख है इसका स्कंदगुप्त का, उसकी अगर ईस्वी देखें तो वो बनती है 467 ईस्वी। 467 ईस्वी। सर्वाधिक शिलालेख किसके थे? कुमारगुप्त के थे, हम पढ़ चुके। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त जो है उसने अपने पूर्वजों की कीर्ति को आगे बढ़ाया, हुणों को पराजित किया, म्लेच्छ जिन्हें कहते हैं, उन हुणों को भारत से बाहर खदेड़ा। और स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त वंश जो है उसका अवनति काल शुरू हो जाता है, यानी ये पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इसके बाद में एक पुरुगुप्त नाम का शासक आया। पुरुगुप्त के बारे में कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध मत को इसने कन्वर्ट हो गया। इससे पहले जो गुप्त थे वो हिंदू या वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, और उसी का हम प्रतीक देखते हैं कि कभी गरुड़ का प्रतीक आ जाता है, बाद के सिक्कों में कार्तिकेय की आ जाता है। तो इसलिए पुरुगुप्त आते आते बौद्ध धर्म को मानने लग गए और अहिंसा को पूजने लग गए। और विदेशी आक्रांताओं को, क्योंकि उनका आक्रमण लगातार हो रहा था, तो एक अहिंसक समाज होने से भी हो सकता है कि बाद में इनकी अवनति होती गई। आगे देखते हैं। कुमारगुप्त सेकंड, सारनाथ से इसके समय का एक लेख मिला है। बुद्धगुप्त है, इससे नालंदा से इसकी मोहर मिली है, और जो मुद्राएं हैं उस पर श्री विक्रम लिखा हुआ है बुद्धगुप्त के समय में। लेकिन बाद में जो नरसिंह बालादित्य आता है, नरसिंह बालादित्य ने कहते हैं कि एक हुण शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल, उस मिहिर कुल को पराजित करा और बंदी बना लिया। पराजित किया और क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और अपनी इनकी माता के कहने पर उसने मिहिर कुल को क्या किया? मुक्त किया। मिहिर कुल एक महान शासक था, लेकिन वैसे बड़े शासक को भी इसने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। लेकिन नरसिंह बालादित्य के समय में 3 शासकों के, या 3 कह सकते हैं हम, कुछ इतिहासकार कहते हैं गवर्नर्स थे, उनके नाम मिलते हैं। मगध में स्वयं नरसिंह था बालादित्य, मालवा में जो था वो भानुगुप्त था। भानुगुप्त जो है, अगर हम बात करें मगध में स्वयं कौन? नरसिंह। यहां अगर बात करें मालवा वाले क्षेत्र में तो भानुगुप्त। और अगर बंगाल की बात करें, ये पूरा जो बांग्लादेश वाला एरिया यहां आगे आ जाता है, इस क्षेत्र के अंदर वैन्यगुप्त शासक। तो ये जो गुप्त डायनेस्टी थी, ये पूरा जो क्षेत्र फैला हुआ था, यहाँ पर हुणों का कब्जा हो चुका था। तो ये जो पूरा क्षेत्र ये 3 भागों में बट गया, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त और वैन्यगुप्त। जो भानुगुप्त है इसके समय का 510 ईस्वी का एक लेख मिला है, जिसे एरण अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस एरण अभिलेख में भानुगुप्त का ही एक सामंत है, इसका उल्लेख है, उसका नाम है गोपराज। और कहते हैं कि गोपराज की लड़ते हुए क्या हुई? मृत्यु हुई, और इसी मृत्यु पर इसकी पत्नी क्या हुई? सती हुई। ये सती प्रथा या सती होने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है, जो कौन से अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में। किसके समय का है? तो भानुगुप्त के समय का है। सती होने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण, और बहुत बार ये प्रश्न पुटअप हो चुका है, तो आप इसको ध्यान रखें। भानुगुप्त के समय का है, एरण अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करें तो जब ये शासन जो है वो कई भागों में बंट गया, तो भागों में टुकड़े हुए छिन्न भिन्न शासन को पराजित करना बहुत आसान होता है। तो बाद में जो बड़ी डायनेस्टीज हैं वो हुण आ गए भारत के अंदर, और मध्य भारत में कई शक्तियों का उदय होता है, और धीरे धीरे गुप्त जो हैं वो कहते हैं पतन की ओर अग्रसर हो गए। यहाँ सबसे अंतिम शासक जिसकी हम बात करते हैं, तो जो अंतिम प्रमाण मिलता है वो विष्णुगुप्त का मिलता है, और लगभग 550 ईस्वी के आसपास इसका शासन यहाँ रहा होगा। तो दोस्तों, गुप्त वंश के अंदर हमने प्रमुख शासकों को जाना,
उनके प्रमुख अभिलेखों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और लगभग परीक्षा उपयोगी सभी प्रश्नों को हमने इसके अंदर समाहित किया है। आप इन प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करें और ये क्लासेस लगातार आप देखते रहिए, इनसे नोट्स प्रिपेयर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और यही प्रश्न जो हैं आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने लगभग सभी प्रश्नों का समावेश कर लिया है। इसलिए आपको अदर एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनको तैयार करें, अपना भविष्य बनाएं और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए दिशा इरेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।